हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ये होने वाली है क्यूबाइड मेंसुरेशन 3D का चैप्टर का होगा। क्यूबाइड पहला चैप्टर होने वाला है। क्यूबाइड घनाभ जो है, और आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे घनाभ की आकृति का। तो आप लोग हम घनाभ के बारे में जानेंगे। और जैसे आप सबको पता है कि रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन होता है मेंसुरेशन, और उसमें भी 3D। और घनाभ में देखिए कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाता है। ये नहीं पूछा जाता इसमें किनारे कितने होते हैं, इसमें शीर्ष कितने होते हैं, तो मैं बताऊंगा। लेकिन ऐसे सवाल नहीं आते। सवाल इस तरीके से आते हैं, घनाभ का आयतन कितना होता है, घनाभ का विकर्ण क्या होता है। और ये सवाल कोई नहीं बताता है आपको कि घनाभाकार क्रॉस सेक्शन से निकलने वाली पानी का आयतन, ये अब तक कोई नहीं बताया होगा। लेकिन रेलवे में पिछली से भर भर के इससे सवाल आए हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। और ये तो अभी मेन टॉपिक है, और आगे भी बहुत सारे सवाल आते हैं घनाभ से। अभी आपने बस आप लोग बस इतने ही चार पढ़ते होंगे। मैं आपको वो भी चीज़ बताने वाला हूँ कि आगे क्या क्या होता है। तो पहले आज ये आपको हाथ में मेरे दिख रहा होगा, ये घनाभ है। तो इसमें हम जनरली बताते हैं, इसमें जो कोने की संख्या होती है वो 8 होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कोने इसमें 8 हो जाते हैं। फलक की पूछा जाता है, इसमें कितने फलक होते हैं। घनाभ में फलकों की संख्या बताइए। तो फलक 1, नीचे का 2, इधर का 3, इधर का 4, आगे का 5 और पीछे का 6। ठीक है। तो ये छोटे छोटे सवाल होते हैं, तो जनरली अब नहीं आते, इसका कोई मतलब नहीं है। बस अब आइए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसको हम लोग सीखना शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या होता क्या। देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है। पार्श्व जब भी कर्व सरफेस पूछे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे, तो इसमें आपको करना क्या है। देखिए ऊपर वाले को छोड़ देना है और नीचे वाले को छोड़ देना है। ठीक है, इन दोनों को छोड़ देना है। बाकी इसका, पीछे का, दाएं और बाएं, इसका क्या करना है, क्षेत्रफल निकाल के दे देना। तो देखिए इसको क्षेत्रफल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। देखिए इधर अगर मान लीजिए ये सामने वाला यल हो गया। ठीक है, इधर का क्या हो गया, यल हो गया, ये एल हो गया। और इधर वाला क्या हो गया आपका, एच हो जाए, और इधर वाला बी मान लिया जाए। ठीक है, तो इसको देखो कैसे हम निकालते हैं। देखिए सबसे पहले करेंगे क्या कि सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालो। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। मान लो ये यल है, ये क्या है, यल है, और ये तुम्हारा क्या है, एच है। ठीक है, ये यल हो गया और ये एच हो गया। ठीक है, और इसको हम लोग बी मान रहे हैं। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। देखो ये यल है और ये एच है, तो कितना हो जाएगा, यल इंटू एच। ठीक है, यल इंटू क्या आ गया, एच आ गया। अच्छा, जब इसका क्षेत्रफल आ गया तो इसके पीछे का भी सेम टू सेम वही रहेगा, क्योंकि सेम है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 लगा देंगे। अब क्या लगाने वाले हैं, 2 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा। 2 आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 दिख गया। ठीक है, अब इसका देखोगे, अब इसका निकालोगे तो कैसा होगा। चूंकि आपको पता है ये तो एच है ही है, ये ऊपर वाला क्या है, एच है, और ये क्या है, बी। तो इसको जोड़ दो, 2BH। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखिए समझेंगे तभी हो पाएगा, रटने से नहीं होगा। रटते रहेंगे आपको समझ में नहीं चीज आएंगे, फिर बाद में आप परेशान हो जाएंगे कि कैसे आता है। एक बार आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, जैसा कि मैंने बता दिया कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या किया जाता है, ऊपर और नीचे को छोड़ दिया जाता है। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लो, फिर वही पीछे वाले का सेम क्षेत्रफल हो जाएगा। उसी प्रकार इसका क्षेत्रफल निकाल दो, पीछे वाले का भी सेम क्षेत्रफल हो जाएगा। इस प्रकार से जब इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 कितना जाएगा, यल प्लस बी इंटू एच। अब यही तुम्हारा क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। तो आशा करते हैं कि आज के बाद से आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीज़ों को समझ जाएंगे। और आप फार्मूला अगर भूल भी गए किसी एग्जाम में, तो इस तरीके से आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए अगले देखते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कभी कभी पूछ देता है कमरे की चारों दीवारों की क्षेत्रफल बताओ, या घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ। तो उसमें भी सेम चीज़ें होती हैं। आपको भी पता है कि जब चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो ऊपर वाले के नहीं बताना रहेगा, नीचे वाले, क्योंकि कमरे के चारों दीवारों में न ऊपर वाला आएगा, न छत आएगा, न फर्श आएगा। बाकी जो बचा वो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आएगा। और जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी निकाले हैं कर्व सरफेस, उसमें भी तो वही चीज़ निकालें, सेम चीज़ है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी क्या आ जाएगा, 2L प्लस बी इंटू एच। तो आज के बाद से ये भी हम समझ गए कि आपको अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने की बात जब भी कहा जाएगा तो आपको रटने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ जाएंगे कि पहले इसका लंबाई और इसका ऊंचाई से गुणा कर दो, और इसका 2 से गुणा कर दो, क्योंकि इधर भी वही है। और जब वही पूछे आपसे कि वही इधर से जोड़ दोगे कि इधर से हो जाएगा ऊंचाई और इधर से हो गया चौड़ाई, तो इसका भी गुणा कर दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट करते रहिए।
तो ये तो हो गया आपका क्या, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब वही पूछ रहे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यदि ये बताओ अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर ये कह रहा है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे। अब स्वाभाविक सी बात, ये तो सब निकल ही चुका है, अब ऊपर वाले का 2 जोड़ देना है, और ऊपर वाले में 2 क्या है, ये लंबाई और ये चौड़ाई, समझ रहे हो, ये लंबाई और ये चौड़ाई, यही बस जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का निकल जाएगा। देखो कैसे, इसका निकालो, इसका कैसे निकलेगा क्षेत्रफल, तो लंबाई इंटू ऊंचाई, लंबाई इंटू ऊंचाई। आप यहां से देख सकते होंगे ये लंबाई है और ये ऊंचाई है, तो लंबाई इंटू ऊंचाई। रुकिए कलम में बदलता हूं, बार बार इशू कर रहा है कलम का, रुकिए। तो देखिए अगर इधर ध्यान सुनिए, अगर ये मान लीजिए लंबाई हो गया, पूछ क्या रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो आपको बता रहे हैं। तो देखिए ये लंबाई और ये क्या हो गया, ऊंचाई, ठीक है, ऊपर वाला क्या होगा, ऊंचाई। तो देखिए 2l इंटू बी, लंबाई इंटू ऊंचाई, क्योंकि लंबाई और ऊंचाई, और इसी के जस्ट इसके पीछे वाला ही हो जाएगा प्लस। अब इधर वाला करोगे तो क्या आ जाएगा, ये ऊंचाई तो रहेगा ही रहेगा, चूंकि ये ऊंचाई है तो ऊंचाई तो रहेगा, और ये क्या हो गया, चौड़ाई, ये देख रहे हो चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा 2b इंटू एच प्लस। अब ये वाला बचा था ऊपर वाला, क्योंकि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो छोड़ रहे थे, ऊपर और नीचे का छोड़ रहे थे, लेकिन कुल जब पूछ लिया तो कुल में तो हमको बताना ही बताना है। तो कुल में कैसे करेंगे, ये देखो ये लंबाई हो गया और ये चौड़ाई हो गया, तो जोड़ दो 2l इंटू बी। अब इसी को जब सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2LH BH प्लस LB, और यही क्या आ जाता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आशा करते हैं चीज़ों को आप लोग अब एग्जाम में जैसे फार्मूला में कैसे दिया होगा 2LB BH प्लस HL, इसी तरीके से दिया होगा, लेकिन अब तुम सीख गए कि कैसे निकालना है, तो कभी भी भूलोगे नहीं इस चीज़ों को। चाहो तो तुम ऐसे लिख लो, लेकिन मैं तुमको सिखा दिया कि कैसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, कैसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर होगी, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलो अब अगला है घनाभ का आयतन। अब घनाभ का आयतन कैसे निकलता है, तो सीधी सीधी बात है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकाल दो तो उसका आयतन निकल जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई LBH क्या आ जाएगा, घनाभ का आयतन आ जाएगा, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। घनाभ का आयतन कैसे निकलेगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो सबको पता है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें हमको समझाने की जरूरत थी, तो आशा करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे। नहीं भी समझ में आए होंगे तो एक बार पीछे जाइए वीडियो को और फिर से एक बार सीख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब घनाभ का विकर्ण, अब घनाभ का विकर्ण कैसे निकालते हैं, मतलब समझ रहे हो, इस घनाभ का विकर्ण मतलब पूछ क्या रहा है, घनाभ का विकर्ण का मतलब ये पूछ रहा है कि इसमें सबसे लंबी छड़ कैसे रख सकती है। तो सबसे लंबी छड़ कैसे रख पाओगे, देखो यहां से और यहां तक रखोगे, ठीक है, यहां से यहां तक रखोगे, ठीक है, या यहां से यहां तक रखोगे, कौन सबसे लंबी छड़ है, तो तुम कहोगे नहीं यहां से लेके यहां तक नहीं, ये ऐसा नहीं होता। लंबी छड़ देखो यहां से यहां तक नहीं लंबी छड़ आएगी, सबसे लंबी छड़ यहां से जो शुरू होगी, इस कोने से शुरू होगी और इस कोने तक जो आएगी वो सबसे लंबी छड़ होती है, जो इस कोने से शुरू हो और इस कोने तक आए। तो घनाभ का जो सबसे लंबी छड़ होती है उसका कैसे निकलता है, तो देखो √L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, और इस तरीके से घनाभ का विकर्ण भी निकल जाता है। और सबसे लंबी छड़ मतलब इस घनाभ में जो सबसे लंबी छड़ होगी वो भी इस कोने से शुरू होगी और इस कोने सबसे ऊपर वाले मतलब इसके नीचे से शुरू होगी और इसके ऊपर तक जाएगी, तो क्या होगा, घनाभ का सबसे लंबी छड़ आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो आशा करते ये भी समझ गए होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब अगला टॉपिक देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कोई नहीं समझाता, वो मैं आज आपको समझा रहा हूँ। घनाभाकार क्रॉस सेक्शन से निकलने वाली पानी का आयतन, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, बाकी मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। आशा करते हैं चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे मैं बता रहा हूँ। अब देखिए अगर कोई घनाकार का सेक्शन है, घनाकार का घनाभ कैसे होगा, घनाकार ऐसे कुछ होगा, ठीक है, ऐसे ही तो कोई घनाकार क्रॉस सेक्शन होगा, पीछे होगा, मान लीजिए यही है, ठीक है, यही क्या है, घनाकार क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। और यहाँ से अगर मान लीजिए पानी निकल रही है, यहाँ से क्या होगा, पानी अगर आगे की तरफ आ रहा है, ध्यान से सुनिए, ये घनाभकार क्रॉस सेक्शन से पानी निकलने का आयतन, मान लीजिए घनाभ है, अब यहाँ से पानी इधर से निकल रही है, या मान लो ऐसे ही निकल रही है, किसी भी तरीके से तो निकलेगी, तो हम मान लेते हैं अभी ऐसे ही, क्योंकि मैंने आपको इसको लंबाई बता रखा है तो इसी तरीके से बता रहा हूँ।
तो अगर ये बताओ, अगर लंबाई इसके हो जाएगी और ये ऊंचाई हो गई, ठीक है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि इसको ध्यान से समझने की जरूरत है आपको, एकदम ध्यान से समझ लो। अगर मान लो हम इसको L मान लेते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर मान लो इसको हमने L मान लिया और इसको मान लिया B, ठीक है, मान लो हमने इसको मान लिया L और इसको मान लिया B, तो अगर हम ये पूछेंगे कि ये बताओ इसकी क्षेत्रफल कितना आएगा, इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, तो तुम क्या बोलोगे, L इंटू B आएगा ना भाई। आयत का क्षेत्रफल, अभी तो तुमको आयत दिख रहा होगा, तो आयत का क्षेत्रफल तो तुम निकाल ही दोगे, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं भाई। अगर जो हमको क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, जैसे मान लो कोई पानी फेंक रहा है, मान लो यहाँ से पानी अगर गिरा तो तुमको तो यही तो चीज़ दिखता है, पीछे का तो कुछ नहीं दिखता। तो उसका हम अगर क्षेत्रफल पूछेंगे तो कितना, L इंटू B हो गया। और मान लो कि इससे जो निकलने वाला जो पानी है वो निकल रहा है V मीटर पर सेकेंड से, V मीटर पर सेकेंड से, और टाइम लग रहा है T, टाइम लग रहा है T, और T होता किसमें है, सेकेंड में। किसमें होता है टाइम, सेकेंड में। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक घनाभकार सेक्शन है जिसकी लंबाई L है, उसकी चौड़ाई B है, ठीक है, V मीटर पर सेकंड से उसका पानी निकल रहा है और उसका टाइम क्या है, T है। तो ये बताओ कितना पानी बाहर निकला, कितना लीटर पानी, कितना पानी बाहर निकला, ये सब सवाल पूछा जाता है। तो इसके लिए करना क्या रहता है कि डायरेक्ट इसको L B V और T, आशा करते हैं इस चीज़ों को समझ हो गए। इसका फार्मूला जो होता है कि घनाकार क्रॉस सेक्शन से निकलने वाले पानी का आयतन क्या होगा, जिसका V मीटर पर सेकंड से निकल रहा हो, T सेकंड में निकल रहा हो, तो कितना निकलेगा, L B और V इंटू T। V क्या है, मीटर पर सेकंड में, T क्या है। अब तुमको ये भी दिखा देता है ये आयतन है कि नहीं, ये भी आपको दिखा देता हूँ। चूंकि निकलने वाला पानी आयतन में रहेगा, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, वेलोसिटी का मात्रक मीटर पर सेकेंड, भाई वेलोसिटी का तो ही मात्रक होता है, और टाइम का सेकेंड। तो इसको इससे काट लो, कितना आया, मीटर का क्यू, और आयतन का मात्रक कितना होता है, मीटर का क्यू, ठीक है। तो आशा करते हैं इस चीज़ों को समझ पाए होगे, और आगे समझो। और यही कहता है, ध्यान सुनना, जो मैं बता रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनो। अब यही कहता है कि इस क्रॉस सेक्शन से निकलने वाला पानी का जो आयतन है वो एक गोले में जाके क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, और गोले की त्रिज्या है R, ठीक है। गोले की नहीं, तो गोले की त्रिज्या पूछ लिया, मान लो कि एक गोले की त्रिज्या निकालना है, गोले की त्रिज्या होगी कितनी, गोले की त्रिज्या होगी कितनी, ऐसा सवाल आया है। तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी, तो कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट L B V T बराबर कर देना इस गोले का आयतन 4/3 पाई R का क्यू, और इसका सॉल्व कर लोगे तो R का क्या, चूंकि ये पता ही रहेगा, ये पता ही रहेगा, ये भी पता रहेगा, ये भी पता रहेगा, ठीक है, और पाई का वैल्यू पता है, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो R की मान निकल जाती है। तो इस तरीके से भी सवाल रेलवे में आए प्रीवियस ईयर से। तो आशा करते हैं कि जो फार्मूला मैंने आपको जो भी चीज़ बताया घनाभ को आपको, तो आपको समझ में आए घनाभ से। तो देखिए, मान लीजिए कोई एक सीट है, एक क्या है, सीट, कैसा ये सीट है। तो ये पूछा जाता है कि एक सीट है और इस सीट में अगर हमने मान लिया यहाँ से x, ठीक है, इस तरीके से अगर हम कोना काट के अगर हम एक घनाभ बना रहे हैं तो उसका आयतन कितना होगा। मान लिया यहाँ से हमने x काट लिया, तो अगर ये x है तो इधर से भी x, सारे के सारे क्या होंगे, x होंगे। तो ये पूछ रहा है कि ये बताइए कि हमको जो एक आयताकार ये सीट दिख रही है उसका आयतन कितना होगा। मतलब ये जो आयताकार आपको सीट दिख रही है, अगर हम इसको काट के एक घनाभ बनाए, खुला घनाभ बनाए, तो उसका आयतन कितना होगा, वो उसका फार्मूला कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना रहता है, तो देखिए ये L हो गया, ये B हो गया, और ये जो उठेगा वो x आ जाएगा। तो देखो फार्मूला कैसे निकलेगा, L माइनस, देखियो अब यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक भी x है, तो टोटल लंबाई तो x थी, लेकिन टोटल लंबाई तो L थी, लेकिन दोनों में से x घटेगा तो L माइनस 2x। उसके बाद से देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ तक b था, लेकिन ये भी x हो गया और ये भी x हो गया, तो b माइनस 2x। और ऊंचाई कितनी होगी, चूंकि जो इसको काट के मोड़ोगे वही तो ऊंचाई होगी, तो वो क्या हो गया, x, ठीक है, क्योंकि कितने ऊपर उठी रहेगी, यही तो उठी रहेगी, जो जितना काटोगे उतना ही तो ऊपर उठेगा, तो वही कर दो x। तो यानी आयताकार काट से कितना क्षेत्रफल बनेगा खुले आकार का, तो उसका क्षेत्रफल ये आ जाएगा। और ये बहुत सारी चीज़ें इस तरीके के रेलवे में सवाल आते हैं। तो आशा करते हैं इस टाइप के भी सवालों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा,
ठीक है, इसमें भी तो कोई डाउट आपको नहीं रही। अगला टाइप क्या होता है वो भी देखिए। अगला टाइप रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला टाइप क्या है कि अगला टाइप ध्यान सुनिए, अगला टाइप क्या है कि खुदाई मिट्टी। आपने हमेशा देखा होगा खुदाई मिट्टी के सवाल आते हैं कि इतने खुदाई मिट्टी, खुदाई मिट्टी, ठीक है, खुदाई मिट्टी के सवाल आते हैं कि इतना खोदा गया उसे ही बनाया गया, तो उसका सवाल कैसे आता है। तो सुन लीजिए, खुदाई मिट्टी का जो आयतन होगा, खुदाई मिट्टी का आयतन, उसको आपको बराबर कर देना है घनाभ के आयतन के, घनाभ के आयतन के, ठीक है। और इस तरीके से आप लोग सवाल निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो खुदाई गई मिट्टी का जो आयतन है, मान लीजिए ये कहा गया कि कुछ भी हो सकता है कि मान लीजिए एक कहा गया कि एक बेलनाकार मतलब एक कुआं था, ठीक है, एक कुआं था, तो कुआं से मिट्टी निकाली गई। तो अब ये बताइए टोटल कुआं से मिट्टी कितनी निकाली जाए। स्वाभाविक सी बात है, कुआं के लिए पाई आर स्क्वायर एच का फार्मूला लगाए होंगे, तो टोटल खुदाई गई मिट्टी से कुएं का आयतन निकल जाएगा। और इसी को रख देंगे किसके बराबर, घनाभ के आयतन के, एल बी एच के। तो अगर इन दोनों में से पूछा जाएगा कितनी ऊंचाई तक घनाभ का आयतन, कितनी ऊंचाई आएगा, तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। चूंकि यल दिया रहता है, बी भी दिया रहेगा, केवल एच निकाला रहेगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। और खुदाई गई मिट्टी केवल यहीं से नहीं निकल सकता है, इसके अलावा भी वर्ग आएगा तो घन आएगा तो घन से भी निकाल लेंगे। इसी के जगह पे अगर गोला आएगा तो गोले से भी निकाल लेंगे। किसी भी तरीके से खुदाई मिट्टी का जो आयतन रहेगा उसको घनाभ के आयतन के बराबर करके और हम लोग क्या कर लेंगे, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई कुछ भी निकालना रहे तो निकाल सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि घनाभ के पूरे आयतन को इधर डाइवर्ट कर दे तो आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं और इस तरीके के सवाल भी आते हैं। तो आशा करते हैं कि आप इस तरीके के सवाल के भी फार्मूले को आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब आप इस चीज़ों को समझ पाए होंगे। चलिए अगला एक और चीज़ आपको समझना है, उसमें क्या होता है कि पिघलने वाले सवाल आते हैं। पिघलाने वाले सवाल, पिघलाने वाले हमेशा देखे होंगे कि ये गोला है, गोले को पिघला के 4 गोलियां बनाई गई है, 5 गोलियां बनाई गई हैं। पिघलाने वाले सवाल इसमें कैसे होता है, तो देखिए इधर घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, ठीक है, बराबर जो चीज बनाई जाएगी उसका आयतन, मतलब घनाभ का आयतन बराबर नया आयतन, नए का आयतन। अब नया में क्या आएगा, हो सकता है गोला है या कुछ भी आए, तो आप लोग क्या कर लीजिएगा, नए का आयतन मतलब समझ रहे हैं कि जो भी आप इधर बनाओगे वही चीज इधर क्या रहेगा, नया। मान लीजिए कि हमने गोला बनाया, हमने घनाभ को पिघला के क्या बनाया, नया में गोला बनाया, तो मान लीजिए आप गोले का आयतन लिख देते हैं। गोला भी आ सकता है और गोला भी आएगा, बेलन भी आ जाए, कुछ भी आ सकता है, गोले का आयतन। अब देखो घनाभ है, घनाभ का आयतन कितना होगा, एल बी एच, और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अच्छा एक बड़ा गोला बनाया है, आर का पूछेगा तब तो आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन ये भी पूछ सकता है कि घनाभ को पिघलाकर 10 गोले बनाए गए, घनाभ को पिघला के 5 गोले बनाए, घनाभ को पिघला के 25 गोले बनाए गए, तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी। तो घनाभ को पिघलाने का स्वाभाविक घनाभ का तो आयतन इधर रहेगा ही, और इधर तुमने 25 बना दिया है तो इधर 25 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, उस छोटे से गोले का रेडियस आ जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई हमको पता तो रहता नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यन, और यन का मतलब क्या है, गोलों की संख्या, गोलों की संख्या। अच्छा ये 4/3 कोई आपको तो पता है कि केवल गोले का आयतन पूछेगा तब गोला बनाएगा जब, तब ये भी हो सकता है घनाभ को पिघला के घन बनाया जाए तो यहाँ घन का आयतन लिख देना। यही भी हो सकता है कि घनाभ को पिघला के शंकु बनाया जाए तो यहाँ शंकु का आयतन लिख देना। तो आशा करते हैं चीज़ों को आप लोग समझ पाए होंगे और वीडियो अच्छी लगी होगी। संपूर्ण मैंने आपको जितने भी घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन होने थे सारी चीज़ें मैंने आपको रटवा दिए, समझा दिए अच्छे से, और आशा करते हैं आज के बाद से आपको कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत नहीं हुई घनाभ के फार्मूले में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब, क्या बेलन, सिलेंडर, और आपको समझाने के लिए देखिए कोक का लाया हूँ, आपको केन लाया हूँ, आपको इससे अच्छे समझ में आ जाएगी चीज़ों को। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है कि बेलन तो पढ़ाता सब कोई है, लेकिन समझा कोई कोई पाता है, सब लोग समझा नहीं पाते। और सबसे बड़ी स्टूडेंट का सबसे बड़ी समस्या क्या होने वाली है कि स्टूडेंट समझता तो है, रटता तो है, समझने की कोशिश भी करता है, लेकिन फाइनली जब एग्जाम हॉल में बैठता है तो उसको याद ही नहीं रहता है फार्मूला, वो फार्मूला ही भूल जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इतना बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा इस केन की सहायता से कि आपको कभी भी एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको याद करके नहीं जाना है,
आप इतने अच्छे समझे रहेंगे कि अगर भूल जाएंगे तो पूरा कंसेप्ट लगा के, कागज़ का पन्ना लगा के, सोच सोच के, समझ समझ के आप उसको सॉल्व कर देंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए ये हम बेलन है, आपको बेलन दिख रहा होगा, और उसी को समझाने के लिए एकदम सेम टू सेम आपको दिख रहा होगा ये बेलन में लेकर आया हूँ। ये बेलन सिलेंडर की आकृति का है, आप देख पा रहे हैं ऊपर नीचे चारों तरफ से केन इसे समझाने वाला हूँ। और इसमें समझने क्या क्या वाले हैं हम लोग, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल आयतन, खोखले बेलन का। देखिए सिलेंडर में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए, तभी तो आप ऊपर उस तरीके की पढ़ाई करेंगे। जब आपको पता ही नहीं है कि बेलन में आता क्या क्या क्वेश्चन है तो आप तैयार किस तरीके से करेंगे? केवल वक्र पृष्ठ और आयतन यही रटते रहेंगे, बस ऐसा होता थोड़ी है। केवल आप देखे होंगे कि अब इस सवाल पे बहुत कम सवाल आते हैं, नीचे वाले पे ज़्यादा आधारित सवाल आ रहे हैं। तो आप लोग पढ़ाई करना, उस तरीके से पढ़ाई करना, और उस तरीके से कैसे पढ़ाई करेंगे मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। एक एक बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, एक एक चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। उसके बाद खोखले बेलन के बारे में हम लोग देखेंगे। बेलनाकार टंकी में जब जानते होंगे कि एक सवाल आता है कि एक टंकी से हम डाल दिए, स्केन में पानी डाल दिए तो इसके जल स्तर में कितनी वृद्धि हुई, कितनी कमी हुई, इस तरीके के सवाल आते हैं। और ये सवाल लोग अलग गलत करके आते हैं, लेकिन आज के बाद आप गलत करके नहीं आने वाले हैं वीडियो देखने के बाद। पिघलाने वाले सवाल, पिघलाने वाले में होता है ना कि एक हमारे पास केन है, इसको हम पिघला के गोला बना दिए तो कितना गोला बनेंगे, या यही है कि हम 10 गोला को बना के, 10 गोले को पिघला के एक हमको बेलन बनाना है तो कितना इस तरीके के बेलन बनेंगे। इस तरीके के जब सवाल आते हैं तब आपको कन्फ्यूजन होती है और तब आप परेशान होते हैं। बस वीडियो को देखते रहिए। खुदाई मिट्टी, खुदाई मिट्टी होता है ना कि एक कुआं है, और कुआं कैसा है, सिलेंडरकार है, सिलेंडर की जैसी है। कुआं तो सिलेंडर की जैसे होती है ना, बेलन की जैसे होती है। अब एक इससे खोदा गया, इससे मिट्टी निकाली गई, और मिट्टी निकाल के क्या किया, खुद कुएं के चारों तरफ क्या किया, फैला दी गई। तो उसके वृद्धि कितनी हुई, चारों तरफ कितनी वृद्धि हुई, वो भी सवाल आते हैं, ये भी सवाल आपको करने रहते हैं। तो इस तरीके से सवाल आते हैं, और जब सारे तरीके के सवाल आप जान जाएंगे तब ना आप सोच पाएंगे कि हमारा बेलन पर आधारित सारे सवाल हो जाएंगे। तब समझिएगा कि आपके सारे सवाल बेलन के कंप्लीट है। तो ये तरह आपको सारी चीज़ों को समझाने का। आइए हम लोग वीडियो को शुरू कर रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को। सबसे पहले देखिए क्या समझना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब बात आती है पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। अगर सवाल पूछ दिया कि सरफेस एरिया बताइए, कोई बेलन है, कोई सिलेंडर है, ये बेलन आपको मैं दे दिया, इसे बताइए इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल है कहाँ, पृष्ठीय क्षेत्रफल कहाँ शब्द बता पाएंगे। तो देखिए इसको ध्यान से सुनिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी पूछे या कर्व्ड सरफेस जब भी पूछे, आपको क्या करना है, जो आपको रेड वाला एरिया दिख रहा है, जितना आपको रेड वाला एरिया दिख रहा है, देखिए रेड वाला एरिया जो पूछ रहा है, जितना रेड एरिया को कवर करने के लिए किया गया वही क्या होता है, कर्व्ड सरफेस होता है। वही क्या आता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। जितना रेड वाला आपको पोर्शन दिख रहा होगा वही आपका क्या है, कर्व्ड सरफेस है, उसी को पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। तो आज के बाद आपको कभी नहीं भूलेंगे, जब भी पूछा जाएगा कि ये बताइए कि एक कर्व्ड सरफेस क्या होता है बेलन का, तो आप तुरंत बता देंगे भाई उसके चारों तरफ का जो होता है वही कर्व्ड सरफेस होता है। अच्छा इसको निकालोगे कैसे, इसको निकालोगे कैसे, कर्व्ड सरफेस पूछेगा तो तुम कैसे निकालोगे, इसके लिए बेहतरीन तरीका बता रहा हूँ। ये बताओ, अगर हम ये कह रहे हैं कि सबसे जो आपको ये दिख रहा है, ये नीचे वाला आकृति दिख रही है, कैसा है ये नीचे वाली आकृति, कैसी है, कैसी है नीचे वाली आकृति, गोलाकार है ना, इस तरीके गोला है ना, इस तरीके गोला है कि नहीं, ये बताओ गोला है कि नहीं। और इसमें आर होगा, रेडियस आर होगा ही, क्योंकि यहाँ पे भी रेडियस आर दिखा रहा है। तो ये बताओ एकदम इसको बारीकी से काटोगे, एकदम पतला सा छिन्नी जैसे काटोगे तो क्या होगा, इस तरीके गोला आएगा, आएगा ना, एकदम पतला सा। मान लो ये जो सफ़ेद सफ़ेद कर्व दिख रहा है, इसको काट दो, एकदम पतली से छिन्नी से काट लोगे, एकदम पतला सा एरिया काट लोगे तो ऐसे आएगा गोला सा। ये बताओ इसकी परिधि होगी कितनी, गोले की परिधि क्या होती है, तो होती है ना, गोले की परिधि होती है 2 पाई आर। गोले की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। अब छिन्नी से जो काट लियो 2 पाई आर आ गया, और ऊंचाई कितनी है इसकी, ये मतलब एकदम छोटे से सरफेस एरिया का 2 पाई आर है, और ये पूरा का कितना हो जाएगा, ऊंचाई कितनी है, पूरे की ऊंचाई कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊंचाई कितनी मैंने यहाँ दे रखी है यच। तो छोटे वाले का एरिया 2 पाई आर है, और पूरे वाले का क्या कर दो, इसी में गुणा कर दो, लो आ गया तुम्हारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर और एच। ठीक है, अच्छे समझ में आया, कोई भी दिक्कत नहीं है, आशा करते हैं चीज़ों को समझ पाए होगे। पहले भाई एकदम इस छोटे वाले का क्या निकाल लो, परिधि निकाल लो, छोटे वाले का परिधि निकालो, और तुमको पता है कि 2 पाई आर मतलब एच ऊंचाई तक है, तो 2 पाई आर एच कर दो, आ गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया इसका टोटल। हमको पता चल गया कि हमारे इसको लाल कलर से जो किया गया, कोको कोला लिखा गया है, कोक लिखा गया, तो उसके सरफेस को ढकने के लिए कितने हमको चाहिए,
पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हमको चाहिए 2 पाई RH, इसको कागज लगा होगा इसको ढकने के लिए। तो आशा करते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट अब नहीं रहा होगा इसको समझने में। अब आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपने तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जान लिया, कर्व सरफेस एरिया जान लिया, अब पूछता है कुल सरफेस एरिया बताओ इसका। अब कहोगे मतलब कुल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, वक्र पृष्ठ में बस केवल लाल वाले कलर को ढकना था। अब क्या कह रहा है, लाल वाले कलर को तो ढकना ही ढकना है, साथ में तुमको इसको भी ढकना, इधर से भी इधर से, मतलब एक केन कहीं से भी तुमको दिखाई नहीं देना चाहिए, किसी भी एंगल से केन आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। तो उसको ढकने के लिए कितना एरिया की हमको कपड़े की जरूरत पड़ेगी। तो देखो कैसे करोगे। अब देखो इसका यहां से यहां तक एरिया निकाल ही लिए हो, इसको तो ढकने का तो फॉर्मूला है ही आपके पास, क्या है 2 पाई R और H। ये तो तुम्हारे पास पहले से, लाल कलर को तो तुम पहले ही ढक रखे हो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल के, केवल किसका निकालना बाकी रह गया, ऊपर वाले का और नीचे वाले का, ऊपर वाले का और नीचे वाले का। और ऊपर वाला देखो कैसा है, अभी बताया था कैसा है, ऊपर वाले की कैसा है बताओ, ऊपर वाला कैसा है, गोलाकार है ना, और नीचे वाला भी कैसा है, गोलाकार। तो नीचे वाले का भी क्या निकाल दो, नीचे वाले का भी निकाल दो क्षेत्रफल 2 पाई, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है पाई R स्क्वायर, ठीक है। अब नीचे वाले का पाई R स्क्वायर है, तो ऊपर वाले का भी कितना होगा पाई R स्क्वायर। क्योंकि दोनों तरफ का गोला क्या इक्वल है, इधर का भी गोला इक्वल है और इधर का भी क्या है गोला इक्वल है। तो कितना आ गया 2 पाई RH प्लस पाई R स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई RH प्लस 2 पाई R का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा 2 पाई RH प्लस R लो। इससे सिंपल तरीके से कुछ भी नहीं हो सकता है समझाना। मैंने आपको एकदम सिंपल तरीके से बता दिया कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में केवल वो एरिया लेंगे जो रेड कलर से ढका होगा, और टोटल सरफेस एरिया में ऊपर से भी लूंगा और नीचे से भी लूंगा, ठीक है। आशा करते हैं चीज़ों को समझ गए होंगे। और उसके बाद देखिए ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग कुल आयतन, बेलन का कुल आयतन निकालेंगे। आप लोग लिख लीजिए, जितना बेहतरीन तरीके से मैं समझा रहा हूँ इतना बेहतरीन तरीके से आपको कहीं नहीं समझने को मिलेगा। एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ आपको समझा रहा हूँ। बस देखिए कुल आयतन कैसे निकालेंगे। अब सीधी सीधी बात है, कुल आयतन कैसे निकालोगे, कुल आयतन कैसे निकलेगा। तो देखिए अभी मैंने आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का बता दिया था कि कुल क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। भाई इसका निकाल के परिधि फिर H से गुणा कर दो तो कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा, कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। लेकिन उनको क्षेत्रफल अब निकालना है। तो देखो इस एरिया का बताओ कितना होगा क्षेत्रफल। नीचे का गोला जैसा दिख रहा है, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, गोला कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई R स्क्वायर। और कितने ऊंचाई तक है H ऊंचाई तक, लो पाई R स्क्वायर। अभी तक तुम रटते थे, अब समझ भी गए होगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है और कुल आयतन कैसे निकलता है, ठीक है। आशा करते हैं चीज़ों को समझ गए होगे। और आगे हम लोग देखते हैं। तो आइए हम एक सवाल की प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि ये तो समझ में आए कि जो चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, और हमको चीज़ें वो समझ में आ रही है कि नहीं है। उसके लिए भी सवाल भी कराते हैं आपसे। देखिएगा सवाल आप कर पाए, सोचिएगा आपको चीज़ें समझ में आ रही है, अन्यथा आपको फिर से रिवीजन करना चाहिए। तो देख लीजिए एक कोई सिलेंडर है, एक कोई बेलन है, और उसका जो रेडियस है वो दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और जो उसकी ऊंचाई है, ऊंचाई दे रखी है मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर। तो ये बताइए कुल उसका आयतन कितना होगा, उस बेलन का कुल आयतन कितना होगा। तो अभी मैंने बताया कि बेलन का फार्मूला कैसे निकालते हैं। सबसे पहले पाई R स्क्वायर, नीचे का पाई R स्क्वायर होता है, पर ऊंचाई से क्या हो जाता है गुणा हो जाता है। तो इसी को सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, पाई का वैल्यू कितना है 22/7, और R की वैल्यू कितनी आएगी 7 × 7, जो कि R की वैल्यू आपको पता है, रेडियस की वैल्यू यहाँ से पहले ही दे रखी है। तो त्रिज्या का डबल कर देंगे, 2 बार गुना कर देंगे, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 10। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा 7 का मल्टीप्लाई करिए इसमें तो कितना हो जाएगा 154, ठीक है। और वहाँ से 10 आ जाएगा, इतना आ जाएगा सेमी का क्यूब, और यही आ गया इसका कुल आयतन का फार्मूला। और इस तरीके के सवाल आपके बहुत सवाल आते हैं, और आशा करते हैं कि अब इस चीज़ों को आप लोग कर लेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होने वाला। तो आइए हम अगला चीज़ पढ़ते हैं, खोखले बेलन का पढ़ते हैं कंसेप्ट। इस चीज़ को आपने समझ लिया होगा।
अब खोखले बेलन का क्या है उसको देखिए। अब खोखले बेलन में हो क्या रहा है कि ये आपको बेलन पहले से दिए रखा है, अब इसमें एक छोटा सा बेलन जो है एक और बीच में डाल दिया और वो भी लाजिए यहाँ से कर दिया कनेक्ट। अब पहले मान लीजिए, अब बड़े वाले का रेडियस आर मानेगा और छोटे वाला जो है उसका रेडियस स्मॉल आर रहेगा। अब बड़ा वाला जो रहेगा, जो बड़ा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका रेडियस आर हो गया और जो छोटा वाला है उसका रेडियस स्मॉल आर आ गया। तो अब इसमें पूछेगा कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। अब इसके लिए आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जब हम हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम आपको अच्छे से समझाने वाले हैं कि इसका कैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। तो देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेगा, या पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी है, इसको कैसे निकालने वाले ये देखिए। अगर मान लीजिए ये है आपका केन, ठीक है, अब इसी के अंदर एक और छोटा सा केन आ गया, मान लीजिए पेन इसी के अंदर घुस गई, उसके बाद कितनी एरिया बची है वो सब चीज़ें, इसका वो होता है खोखला बेलन। तो ये बताइए, पहले बड़े वाले को ढकने के लिए आपको कितने ज़रूरत पड़ेगी कपड़े की, बड़े वाले को जो ढकने के लिए तो कितनी ज़रूरत पड़ेगी, सीधी सीधी बात है, कितने की पड़ेगी, 2πr/h। चूँकि अब जहाँ पे हम स्मॉल रख रहे थे, अब हम इसमें रेडियस में खोखले बेलन में क्या रख लेंगे, आर रख लिए, तो अब कितना रखेंगे, 2πr/h, ठीक है। अब ये बताइए, बड़े वाले के ढकने के लिए तो आपने इतना लगा लिया, तो छोटे वाले को भी ढकने के लिए कुछ कपड़े की जरूरत पड़ेगी आपको, छोटा वाला भी ढकेंगे। तो बड़े वाले में रेडियस यदि आर था तो छोटे वाले में रेडियस कितना है, स्मॉल आर, तो इसका क्या हो जाएगा, 2πr और h। बस सीधी सीधी सवाल आ गया हमारा आंसर, बस कुछ था ही नहीं। अभी तक आप परेशान हो रहे थे कैसे कैसे करना है भाई, पहले बाहर वाले को ढक लो, बाहर वाले का ढकने का 2πrh, उसके बाद से छोटे वाले को ढक लो, छोटे वाले को ढकने के लिए 2π/h, बस हो गया। ये होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। अब आता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ा ट्रिकी सवाल है, इसको आपको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है, अन्यथा आप परेशान हो सकते हैं। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो देखो, पहले तो तुमको स्वाभाविक से बात है, पहले इन सबों को ढकने का तुमको कपड़ा चाहिए, तो सबसे पहले बाहर वाले कपड़े ढकने का जुगाड़ कर लो। सबसे पहले बाहर वाला ढक लो, तो बाहर वाले का ढकने के लिए सीधी सीधी बात है, पहले 2πrh, और बाहर वाले ढकने के बाद से अंदर वाले का भी ढक लो, 2πr और h। इतना तो मैंने आपको ऊपर ही बताया था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, और इतना आपको नीचे ही समझना है, इसमें तो कोई बड़ा कंसेप्ट है नहीं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में केवल इधर से ढकना रहता है, इधर का ढकना रहता है जो रेड कलर में दिखता है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर से भी ढकना रहता है, ठीक है। अब पहले क्या होता था, हम डायरेक्ट इसको जोड़ देते थे, लेकिन इसमें स्वाभाविक सी बात है कि इस एरिया को क्या होगा, अंदर वाले एरिया को क्या होगा, हमको घटाना होगा। केवल हमको हिस्सा कितना चाहिए, हम निकाल कितना कर रहे हैं, देखिए जितना मैंने ये किया है, बस इतने का ही हम लोगों को क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। जितना अंदर वाले को छोड़ना है, तो अंदर वाला कैसे छूटेगा, तो स्वाभाविक सी बात है, इस तरीके से डायग्राम देख लो, और हमको बस इतने का एरिया चाहिए जो बाहर बाहर है, और अंदर का आर है, बाहर वाले का बड़ा आर है, तो कैसे इसका क्षेत्रफल निकलेगा, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जो आपको दिख रहा है, तो सीधी सी बात है, πr का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, इसका आ जाएगा। और ऊपर वाले का अगर इतना आ गया तो सेम कंडीशन नीचे वाले में भी इतना रहेगा, तो बस इसको यहाँ पे लगा दो, और आ गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपके सामने आ गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो आशा करते हैं चीज़ों को आप लोग समझ रहे होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये तो चीज़ मैंने ऊपर वह समझाया ही था, इसके लिए मैंने आपको ये डायग्राम बना दिया। भाई ये बाहर वाले का बाहर वाला रेडियस हो गया, छोटे वाले का यहाँ बना दिया, और हमको खोखले बेलन का चाहिए था, वो बाहर वाले का जो मैंने क्रॉस सेक्शन काटा है वहाँ का चाहिए था, तो उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे 2πr² माइनस r², ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आशा करते हैं आप लोगों को नहीं होने वाला है। अब आता है कुल आयतन खोखले बेलन का। अच्छा, ये खोखले बेलन का ही चल रहा है, याद रखिएगा आप लोग, पता नहीं नोट आपने किया कि नहीं। खोखला बेलन, खोखला बेलन, तो खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय निकाल दिया, खोखले बेलन का कुल पृष्ठीय निकाल दिया, और खोखले बेलन का कुल आयतन, कुल आयतन आपको बताना है। तो कुल आयतन निकलेगा कैसे, स्वाभाविक सी बात है
कि अब यहाँ देखिए ये बड़ा वाला एरिया हो गया और ये छोटा वाला एरिया होगा। यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना है, कैपिटल आर है। और हमको इस सेक्शन का क्षेत्रफल कितना निकलेगा, अभी मैंने बताया था पाई बड़े आर स्क्वायर में से स्मॉल आर स्क्वायर को घटा दो, और कितनी ऊंचाई तक है, एच ऊंचाई तक है। तो ये देखिए ये भी आपका फार्मूला बनकर तैयार हो गया, कुल आयतन कितना होगा। इस चीज़ों को समझ पा रहे हैं कि नहीं, ये क्या होता है। देखिए पहले हम निकालते हैं, देखिए हमको क्या चाहिए, जितना मैंने काट रखा है उतना ही कि हमको क्रॉस सेक्शन चाहिए। तो पाई आर स्क्वायर ये बड़े वाले का हो गया, और छोटे वाले का कितना होगा, जो ये छोटा वाला दिख रहा है, तो पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब इन दोनों को घटाओगे तो क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। और एच ऊंचाई तक है तो इसका आयतन भी निकल के आ जाएगा। आशा करते हैं खोखला बेलन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको दिख रहा है पूरा वक्र पृष्ठ होता है और इसका क्षेत्रफल कैसा निकालते हैं अभी हमने आपको बताया था। संपूर्ण जो होता है, जो ये बेलन आपको दिख रहा होगा, इस बेलन में संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालते हैं अभी आपको बताया था। इस बेलन का क्षेत्रफल इस बेलन जो है इसका कुल आयतन कितना होता है, ये भी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो जो आपको बनाई थी उसमें आपको अच्छे समझाया, और किस तरीके से संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं, किस तरीके से वक्र पृष्ठ निकालते हैं, कौन से तरीके से इसका जो आयतन जो हम निकालते हैं, बेलन का जो आयतन निकालते हैं वो पाई आर स्क्वायर एच कैसे आता है वो भी बताए थे। खोखले सिलेंडर का फार्मूला कैसे निकालते हैं, सारी चीज़ें मैंने अपने पार्ट 1 में आपको बता दिया है। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि बेलन के हिस्सा के बेलन का अगला पार्ट 2 है कि बेलन में और क्या क्या आएगा। बेलन में आएगा कुएं की खुदाई और निकाली गई मिट्टी। आपने हमेशा देखा होगा कि एक कुआं दिया रहता है, किसी भी रेलवे के एग्जाम आप देखे होंगे या कई अदर भी एग्जाम में देखे होंगे कि एक बेलन दिया रहता है, बेलन नहीं कुआं दिया रहता है, और कुएं की साइज कैसी मानी जाती है, बेलन के आकार की मानी जाती है। तो एक कहा जाता है कि एक कुएं से मिट्टी को खोदी गई है और निकाल के क्या किया, घना बनाया गया है या अर्धगोले बनाया गया, या उसी कभी कभी ये भी कहा जाता है कि कुएं के चारों तरफ ही उसको पीट दिया गया है, तो उसकी ऊंचाई कितनी ऊंचाई तक आती है, ये सारी चीज़ें हमारे सवाल में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे घनाभ से सवाल आते हैं, बेलन का, जैसे ये देख रहे हैं कुआं है, मान लीजिए क्या है आपका कुआं, और इस कुएं से सारी मिट्टी निकाल के क्या बना दिया गया है, घनाभ। तो इस तरीके से सवाल बनाया जाए। इसी को भी कहा जाता है कुआं से निकाल के बेलन बना दिया गया। ये भी कहा जा सकता है पूरी मिट्टी, इस मिट्टी को खोद के निकाली गई मिट्टी को, इस कुएं से निकाली गई मिट्टी को अर्धगोले में डाल दिया गया है। कुएं के चारों ओर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा सवाल इसी से आते हैं कि कुएं के चारों ओर चबूतरे के रूप में फैला दिया गया है। तो उसके लिए कैसे होगा, आयताकार शीट को मोड़ के, मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे ये आयत है आपको दिख रही है, इस ये आयत के रूप में है, और इसको अगर बेलन हमको बनाना है तो अगर इस रूप में मोड़ देंगे, में बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, देखिए ऐसे बनाएंगे तो ये बेलन हमारा बन के तैयार हो गया, अब बेलन रूप में तैयार हो गया। या एक तरीका और है, हम इस रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, इस तरीके से भी हम लोग बनाएंगे तो भी हमारा क्या होगा, बेलन को तैयार करें। तो दो तरीके से आयताकार शीट को मोड़ के दो तरीके से हम लोग बेलन निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। और आगे क्या देखना है कि जल स्तर में वृद्धि, कभी कभी देखते होंगे कि ये कहा जाता है कि कोई कुआं है, यहाँ से इतना लीटर निकाल के और दूसरे कुएं में डाला गया तो उसके जल स्तर में कितनी वृद्धि होगी, वो भी हम लोग देखते हैं। तो सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं कि अगर इस कुएं से पानी निकाला गया और दूसरे कुएं में डाला गया तो उसके जल स्तर में कितनी की वृद्धि हुई और इसके जल स्तर में कितने की कमी हुई, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं आगे की वीडियो में। बस आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। तो आइए हम लोग एक एक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग घनाभ के बारे में पढ़ेंगे। और इस कुएं से मिट्टी को निकाली गई है और मिट्टी निकाल के क्या किया गया है, ये आपको घनाभ के रूप में दिया है, ये घनाभ के रूप में उसको बना दिया गया। मतलब एक यहाँ सारी मिट्टी निकाली गई और इस मिट्टी को इस घनाभ के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया, एक घनाभ बना दिया गया, घन के आकार का, घनाभ के आकार का बनाया गया है। मिट्टी को ऐसा पीटा गया कि घनभ के आकार का हो गया। नहीं होता कि कहीं मिट्टी का ढेर लगा दिया तो मिट्टी का अपने ढेर कैसे लग जाता है, जैसे घनाभ के टाइप में ही तो दिखता होगा, लंबाई होती है उसकी चौड़ाई होती है, उसकी ऊंचाई होती है, तो ये सब बन जाता है तो क्या होता है, घनाभ हो जाता है। उसके लिए कैसे करते हैं, तो सबसे पहले होता है बेलन का आयतन कितना होता है। पहले बेलन का आयतन आपको पता होना चाहिए। तो अभी तक मैंने बताया है कि पिछली वीडियो आपने नहीं देखा तो पिछला वीडियो आप लोग जाके देख लीजिएगा। बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का आयतन कितना होता है अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया, वहाँ आप जाके देख लीजिए पार्ट 1, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का आयतन, ठीक है। और चूंकि इस टोटल कुएं की मिट्टी को निकाल के क्या बनाया गया है,
टोटल घना बनाया गया है, मिट्टी का पार्ट बनाया गया है। तो अगर इस टोटल कुएं को ही निकाल के बनाया गया तो पाई आर स्क्वायर इसका कुल जो आयतन होगा इस घनाभ के आयतन के बराबर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा L1 B1 H1। घनाभ का भी मैंने कुल आयतन आपको बता रखा है कि घनाभ का कुल आयतन कितना होता है। किसी भी घनाभ का कुल आयतन होता है LBH, लंबाई चौड़ाई का गुणा कर दोगे तो आ जाता है घनाभ का आयतन। तो इसमें L1 B1 H1 दिया है तो मैं रख दिया L1 B1 और H1। ठीक है, तो इस तरीके से घनाभ का आयतन निकल जाता है। इसके बाद से हम देखेंगे, एक टाइप हो गया ये, अगला टाइप देखिए, एक कुएं से निकाल के दूसरे कुएं को क्या करना, भरना है। तो इसके लिए क्या रिलेशन आता है, तो आपके कुआं दूसरा कुआं है R1 H1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि इसका जो आयतन होगा इसके आयतन के बराबर, चूंकि होने क्या वाला है कि मान लीजिए देख रहे होंगे चौड़ा है। ठीक है, अब इसका चौड़ा, इसकी ज़्यादा मिट्टी आएगी तो इससे इसको कितना बड़ी ऊंचे कुआं को भी भर सकते हैं, समझ रहे, इसका कितनी ऊंचाई कुएं को भी भर सकते हैं। तो इसी के लिए ये दूसरे, इसका दूसरा का आयतन निकलेगा और इसका दूसरा आयतन होगा। तो मान लीजिए ये जो कुआं है, जो चौड़ा कुआं है, इसकी ऊंचाई के, इसका कुल आयतन कितना होगा पाई आर एच, पाई आर स्क्वायर क्या होता है एच। कुएं का कुल आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। और जो दूसरा कुआं है जिसको कुएं में भरना है, इस कुएं से निकाल के दूसरे कुएं में भरना है, तो इसकी ऊंचाई कितनी H1 है, चौड़ाई कितनी R1 है। तो इसका क्या आ जाएगा पाई R1 का स्क्वायर और H1। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। एक कुएं से निकाल के दूसरे कुएं में भर दिया जाना, तो उसका रिलेशन आता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई R1 स्क्वायर अपन H1। अब ये भी कह सकता है, देखिए अब ये समीकरण बन जाता है तो इसमें पूछा कैसा जाता है, तो पूछा ही जाता है कि इस कुएं से निकाला गया और इस कुएं में डाला गया तो कितनी ऊंचाई तक के कुएं को भरा जा सकता है। तो मान लीजिए आपको R दिया रहेगा, H दिया रहेगा, R1 भी दिया रहेगा, तो क्या H1 आप निकाल नहीं सकते, इसमें से कोई एक नहीं दिया रहेगा। देखिए 1 2 3 4, 3 4 राशियाँ हैं और 3 4 राशियों में से एक दिया रहेगा, मतलब 3 नहीं दिया रहेगा और 1 दिया रहेगा, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं इस चीज़ों को भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कुएं से निकाल के इस अर्धगोले को भरना है, इसकी R है मान लीजिए, R1 मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या कितनी है R1। तो इसी कुएं से निकाल के मिट्टी को इस गोले को भरना है, तो क्या रिलेशन आएगा इसमें, देखिए चूंकि कुएं का आयतन हमेशा पाई आर स्क्वायर एच रहेगा या रहेगा, और इस गोले का आयतन कितना होगा, इस जो गोला कितने, मतलब ये कहने का मतलब होता है इस क्वेश्चन में कि ये जो कुआं है, इस कुएं से जो मिट्टी निकाली गई है तो कितने बड़े अर्धगोले को भरा जा सकता है, तो उसी के लिए त्रिज्या है। तो कैसे निकलेगा पाई, अब देखिए अर्धगोले का आयतन कितना है 2/3 पाई R1 का क्यूब, और इस रिलेशन से आप लोग निकाल सकते हैं। R दिया रहे, H दिया रहे, R1 यदि पूछे कि अर्धगोले की त्रिज्या कितनी होगी, कितनी बड़े अर्धगोले को भरा जा सकता है इसके द्वारा, कुएं के द्वारा, तो हम लोग R1 की त्रिज्या आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद से घनाभ के रूप, अब देखो अगला टॉपिक क्या है कि इस कुएं से मिट्टी को निकाल के इसी कुएं के चारों तरफ फैलाना है। और सबसे ज़्यादा सवाल इसी से आते हैं कि इस कुएं से निकालो और इसी कुएं के चारों तरफ फैला दो। तो स्वाभाविक बात है, अगर इस कुएं से मिट्टी को निकालोगे, इस कुएं से जो मिट्टी निकलेगी इसी के चारों तरफ फैलेगी, तो स्वाभाविक सी बात है कुछ चौड़ाई इसकी होगी और कुछ इसकी ऊंचाई भी होगी। भाई कुछ इधर तक फैलेगा और कुछ ऊंचाई तक फैलेगा, तो जो इधर फैलेगा, जो मतलब इसके समानांतर नीचे की तरफ फैलेगा, उसको हम लोग W मानेंगे, और जो ऊंचाई होगी उसको X मानने वाले हैं। तो इसी को हम लोग कर रहे हैं, देखो कैसे। अब इसी को फैलाना है तो इसी के चारों तरफ लो फैला दिया, अब उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से आपको दिखने लगेगा। ठीक है, तो आइए हम इसका नामकरण करते हैं। तो नामकरण देखो, अगर जो चौड़ाई है उसको W मानेंगे और जो ऊंचाई है वो आपको X मानेंगे, जो आपको बता ही रखा हूँ कि इसको कैसे मानना है। ठीक है, तो इसके फार्मूला कैसे निकालोगे, सबसे पहले आता है कि सबसे पहले इसके लिए क्या है, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये तो बेलन का आयतन रहेगा ही, जो पहले जो बेलन था उसका फार्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा। बराबर में रख देना है, किसके बराबर रखना है, तो देखो पहले बड़े वाले का निकाल दो, पहले वाले देखो डायग्राम है कैसा, ऐसा देखो, ऐसा डायग्राम है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है W। ठीक, मैं तुमको बड़ा में दिखा दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक कितना है R है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है W। तो पहले बड़े वाले का निकालो क्षेत्रफल कितना होगा, बड़े वाले का निकालो कितना होगा, पाई R प्लस
डब्लू का स्क्वायर, ठीक है। बड़े वाले का निकालोगे, यहाँ से दूरी निकालोगे तो कितना होगा, पाई आर प्लस डब्लू, माइनस कर लो पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया। और कितनी ऊंचाई तक है, ऊंचाई इसकी कितनी है, एक्स, यही कुल इसका क्या हो जाता है, आयतन हो जाता है। और इसी को सॉल्व करते हैं तो पाई आर प्लस डब्लू का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, मजला कोष्टक लगा के और एक्स लगा देते हैं, और यही सवाल का आंसर हो जाता है। और सबसे ज़्यादा बार सवाल यही आया है कि एक कुएं में से मिट्टी को निकाली गई और एक्स ऊंचाई तक भरी गई तो उसकी चौड़ाई बताओ, या अगर एक्स डब्लू चौड़ाई तक भरी गई तो उसकी ऊंचाई बताओ कितनी ऊंचाई तक हो जाएगी। तो ऐसे करते हैं, कुएं का पहले आयतन निकालेंगे और फिर उस समीकरण में रख देंगे और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो आशा करते हैं चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे। तो अगला हम लोग चीज़ आपको बता रहे हैं, देखिए ये सीट है आपके पास, ठीक है। ये जो सीट है, सीट कैसी है, देखो आयताकार सीट है, तो मान लीजिए ये ऐसी आपकी आयताकार सीट है, इसी में ये एल है और इसी में क्या है, बी है। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर ये एल है तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक इसको एल मानेंगे और यहाँ से यहाँ तक क्या मानेंगे, इसको बी मानेंगे। तो अगर ये चौड़ा, ये आपको दिख रहा होगा, ये आयताकार सीट है और इसे हमको बेलन बनाना, तो बेलन हम इसको कैसे बनाएंगे, पहले इसको हम लोग ऐसे फोल्ड कर देंगे। अगर इसको हम लोग ऐसे फोल्ड किए तो किसके अलॉन्ग हुआ, अगर इसको ऐसे मोड़ रहे हो तो किसके अलॉन्ग किया जा रहा है, तो स्वाभाविक बात है लंबाई के अलॉन्ग किया जा रहा है। और जब इसको ऐसे मोड़ेंगे, अगर इसको हम ऐसे मोड़ेंगे, जब देखिए चौड़ाई के हिसाब से इसे मोड़ेंगे तो किसके अलॉन्ग हो गया, ये चौड़ाई के अलॉन्ग बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे लंबाई के अलॉन्ग अगर बनाते हैं तो लंबाई के अलॉन्ग क्या बनेगा। देखिए पहली बात ऐसे सुनिए, ये मान लीजिए है आपका, और पहली बार जो हम मोड़ने वाले हैं, पहली बार हम लोग इस तरीके से मोड़ने वाले हैं, ठीक है। पहली बार हम लोग किससे मोड़े हैं, इस तरीके से। तो स्वाभाविक सी बात है, जो बी है आपको दिख रहा होगा, बी तो बी रहेगा ही, तो बी को बराबर कर लो क्या, एच, बी बराबर क्या होगा, एच। और ये बताइए जो यल है, जो ये यल है वो मुड़ के कैसा आ गया, इस तरीके का आ गया। तो जो यल है, यल क्या बन गया, अब इस वृत्त का जो यल है वो इस वृत्त का क्या बन गया, परिधि, यानी कि यल बराबर क्या हो गया, 2 पाई आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यल बट्टे 2 पाई। और जब ऐसा बन गया तो अब इस बेलन का हम लोग क्षेत्रफल आयतन निकालना आसान हो गया, क्योंकि सबका इस बात है कि बेलन का आयतन होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर की वैल्यू हमको यहाँ दी गई है, एच की वैल्यू हमको बी मिल गई, तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए, अगर ये आयताकार सीट है और आयताकार सीट का अगर हमको आयतन निकालना है बेलन के रूप में, तो इसको हम लोग ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। देखिए देखिए कैसे होगा, ये है। अब इसी को हम लोग पकड़ेंगे और इसको ऐसे बना देंगे, ठीक है। और जब ऐसे बन गया तो स्वाभाविक सी बात है, जो बी बनी है, आप देख रहे होंगे बी जो बनी है, यल आपको दिख रहा होगा, यल ए है, ठीक है, यल है और बी कहाँ है, बी नीचे है। देखिए बी नीचे है और उसको ऐसे बी बना दिया गया, ठीक है, बेलन बना दिया गया। तो यानी कि क्या हुआ कि जो अब जो परिधि आई है 2 पाई आर, अब वो बन गई है बी, और जो एच थी वो बन गई है यल। तो यहाँ से आर बराबर क्या आ जाएगा, बी बट्टे 2 पाई। और फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस आयताकार सीट का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो दो चीज़ आपको यह ध्यान रखना है कि वो क्या कह रहा है, एलांग बी कह रहा है, चौड़ाई के एलांग कह रहा है कि लंबाई के एलांग कह रहा है। उसी हिसाब से जिसके एलांग कहेगा उसी को किसके बराबर रख देंगे, 2 पाई आर के, और जिसको बराबर नहीं कहेगा उसको किसके बराबर रख देंगे, एच को। तो यही कंसेप्ट है, इसी तरीके से आशा करते हैं आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। और एक और कंसेप्ट इसका बच जाता है, वो भी है, जिसे मान लीजिए पहले पानी यहाँ तक भरी हुई है, पहले पानी यहाँ तक भरी हुई है, और अब जो नया पानी आई है, जो इसमें से घन आप से निकल के इसमें आई है, तो उसके वजह से क्या, कहाँ तक पानी भर गई, यहाँ तक पानी भर गई, जिसकी ऊंचाई कितनी है, मान लेते हैं एच, ठीक है। पहले वाले को भूल जाना है हमको, दूसरे वाले को बस ध्यान देना है कितनी ऊंचाई तक भरी है। तो यहाँ से जब आएगा तो घनाभ का फार्मूला क्या होता है, यल बी एच, ठीक है, बराबर कितनी ऊंचाई तक भरी गई है, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये पूछेगा इस घनाभ के कुल आयतन को अगर रेडियस इतने हैं उसके बराबर में डाल दिया गया, रेडियस मान लीजिए कुछ दिया रहेगा, उसके बराबर में डाल दिया गया, तो कितनी ऊंचाई तक पानी में वृद्धि हो गई, यानी पानी में वृद्धि कितनी ऊंचाई तक हुई। तो इस तरीके से आप लोग इसको भी ज्ञात कर सकते हैं, पानी की ऊंचाई हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आइए आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए कुछ सवालों को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि हम लोगों ने कितना सीखा,
क्या क्या जाना, हम लोग की तैयारी कितनी अच्छी है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे एक क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे होंगे, इसमें एनटीपीसी में आया है कि इसका जो वक्र पृष्ठ है यानी वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, इसकी वैल्यू और 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, मतलब वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ का जो जो अनुपात दिया है वो 3:7 दिया है। यही तो दिया है, वक्र पृष्ठ और कुल वक्र पृष्ठ का अनुपात 3:7 दिया है, जो कि अब क्वेश्चन में दिख रहा होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे 2 पाई आर एच बटे यहाँ से 2 पाई आर तो निकल ही जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 रहता है, टोटल वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर आता है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 पाई आर क्या आ जाए, बाहर आ जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर बराबर 3 बटे कितना आता है 7। अब 2 पाई आर से 2 पाई आर कट गया, बचा कितना एच बटे एच प्लस आर बराबर 3 बटे 7। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 7h बटा 3h प्लस 3r। अब इसी को इधर लाओगे तो कितना आ जाएगा 4h बराबर 3r। अब h समानुपाते 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3:4, और यही सवाल का क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने इस चीज़ों को समझा होगा, और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो एक एक सवाल आप लोग सॉल्व कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। आज पढ़ने वाले हैं घन और शंकु को, ठीक है, और इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। जैसे मैंने आपका पिछले वीडियो में आपको कंसेप्ट क्लियर करवाया, वैसे भी बस आप लोग बने रहिए, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। आपका घन का और शंकु का एक भी कंसेप्ट नहीं छूटने वाला है, और ये जो फार्मूले आते हैं वो आते कैसे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बस दिखाने वाला हूँ। बस थोड़ा वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक आप लोग देखते रहिए। और देखिए, जैसे कि आपको पता है कि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, शंकु और घन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाली है। इसीलिए आपको इसे समझना जरूरी, अच्छे से जितने अच्छे से समझ लेंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, और जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी आप एग्जाम में जाकर परफॉर्म कर पाएंगे, और तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अन्यथा यदि आप केवल रटे रहेंगे, रटे रटाए चले जाएंगे, फिर आपका क्या होगा कि वहाँ पर जाकर भूल जाएंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या फार्मूला था, क्या वो कैसे फार्मूला आया था, ये सब सारी चीज़ें आप भूल जाएंगे। तो इसीलिए आइए हम आपको एक एक चीज़ बताने वाले हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। सबसे पहले घन की बात करेंगे। घन होता क्या, आखिर घन है क्या, घन का आकार कैसा होता है, घन में किनारे कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, पार्श्व पृष्ठ कितने होते हैं घन की, सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम घन की बात करते हैं। तो मान लीजिए ये मान लेते हैं आपका घन, हालांकि ये घन आपका टाइप का दिख रहा होगा, लेकिन ये घन मानते हैं इसको। और घन कब मानेंगे, देखिए घन तब होता है जब उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों क्या हो जाए बराबर। जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हैं, तो ये क्या है घनाभ है। तो इसके मान लीजिए इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई तीनों क्या हो गई बराबर हो गई, तो ये मान लेते हैं क्या हो गया घनाभ हो गया, ठीक है। इसको घनाभ के आकार का मान लेते, सॉरी ये घनाभ तो हो ही, लेकिन इसको क्या मानना है हमको, घन मानना है। घन कब मानेंगे, जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को मान लेंगे कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या है इसकी बराबर। इतना तो आप मान ही सकते, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब हमको जो समझाने वाले वो समझिए। सबसे पहले बार पूछा जाएगा इसमें कोनों की संख्या कितनी होती है, कि हमारे पास कोई घन है उसमें कोने कितने हैं। तो कोनों की संख्या गिनो, 1 2 3 4, और 4 ऊपर कोने हैं तो 4 नीचे भी होंगे, 1 2 3 और 4, यानी कोनों की संख्या कितनी हो गई इसमें 8 हो गई, ठीक है। कोनों की संख्या कितनी हो गई 8 हो गई। उसके बाद देखिए इसमें पूछेगा किनारों की संख्या बताओ, किनारे कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4, 4 ऊपर हैं तो 4 नीचे, 8 हो गए। उसके बाद से 9 10 11 और 12, किनारों की संख्या कितनी हो गई 12, यानी घन में कोनों की संख्या 8, किनारों की संख्या 12 होती है। और पूछता है फलक बताइए, पृष्ठ कितने हैं। तो देखिए एक आपके तरफ दिख रहा, एक पीछे की तरफ 2, एक ऊपर की तरफ 3, एक नीचे की तरफ 4, एक बाएं 5, एक दाएं 6, तो यानी पृष्ठों की संख्या कितनी हो गई 6। तो ये सारी चीज़ें हो गई नॉर्मली घन के बारे में। अब हम इसका फार्मूला जो एग्जाम में आते हैं वो सीखे गए कि पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, मतलब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है ये आपको बताना है। और मान लीजिए एल बी एच के बराबर हमने कर दिया, किसके बराबर है टोटल ए के, ठीक है। यल बीज लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर है, और ये मान लेते हैं किसके बराबर हो गया ए के, ठीक है। हम भुजा मान रहे हैं, इसकी जो एक भुजा है वो किसके बराबर है ए के,
यहाँ से लेके यहाँ तक जो भुजा है उसकी लंबाई कितनी है ए, और स्वाभाविक सी बात पर एक भुजा की लंबाई अगर आ गई तो सबकी एल बी एच तीनों बराबर है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो सबके मान कितने आ जाएंगे ए ही रहेंगे। तो आइए हम आपको समझाना कोशिश करते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे कैसे। देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का जो तरीका होता है कैसा, मैंने आपको बताया था कि आपको केवल एक घुमा के बताना है, चारों तरफ का ही बताना, तो ही पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, आगे का, पीछे का, दाएं का और बाएं का, जो आगे से दिखे, जो पीछे का हो, जो दाएं हो और बाएं हो, इन्हीं का जो क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है किसका, घन का। अच्छा एक चीज और निकालेंगे कैसे, सबसे बड़ी समस्या तो यही है। ये बताइए जब आगे से इसको देखेंगे, आगे से मान लीजिए घनाकार है, घन के आकार में, तो आगे से अगर देखें, जैसे ये देखिए, अगर आगे से आप देख रहे होंगे तो कैसा दिख रहा होगा, एक वर्ग के आकार में दिख रहा है कि नहीं, बताइए। आगे से जब आप देख रहे हैं एक वर्ग के इस टाइप में दिख रहा है कि नहीं। अगर जब आगे से इसको देख रहे हैं तो ये आपको वर्ग के आकार में दिख रहा है। अगर ये वर्ग के आकार में दिख रहा है और एक भुजा की जो लंबाई है वो ए है और इस भुजा की लंबाई भी क्या होगा, क्योंकि सबको पता है कि एल बी एच बराबर क्या है ए, तो लंबाई ए हो गया और ऊंचाई भी ए हो गई। तो ये बताइए इसका क्षेत्रफल आएगा कितना, मतलब ये सामने वाला जो आपको दिख रहा है ये फलक, इस फलक का क्षेत्रफल कितना आएगा, ए का स्क्वायर। भाई वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, ए का स्क्वायर। अब ये बताइए जो घन होता है उसमें एक फलक का आ गया आपका क्षेत्रफल ए स्क्वायर, तो ये बताइए वक्र पृष्ठ में मैंने आपको कितना क्षेत्रफल बताया, एक आगे का, एक पीछे का, एक दाएं का और एक बाएं का, 4 फलक बताया है। तो यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में 4 आते हैं और एक का अगर आ गया क्षेत्रफल ए स्क्वायर तो 4 का कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर। आशा करते हैं कि इस चीज को आप लोगों ने समझ लिया होगा कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलता है घन का। अब आगे चलते हैं। अब आगे जब जाएंगे तो ये बताइए निकालने क्या वाले हम लोग, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आता क्या है, आपको आगे पीछे दाएं बाएं तो वक्र पृष्ठीय में आता है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या आएगा, अब सबको इसको ढक देना है। पहले आप हम लोग केवल किनारे किनारे के चारों तरफ का ढक रहे थे, अब हम लोग क्या करें, ऐसा ढकेंगे कि सब किसी भी तरीके से ये घन दिखाई हमको नहीं दे। ठीक है, कितना हमको कपड़ा की जरूरत पड़ेगी कि ये घन दिखाई न दे, किससे हम इसको ढक दें। तो ढकेंगे तो क्या, ये भी ढकना चाहिए, ये भी ढकना चाहिए, ये भी ढकना चाहिए, ये भी ढकना चाहिए, और ऊपर और नीचे ये सारे ढक जाना चाहिए। तो ये बताइए अगर एक का, अगर मान लीजिए एक जो आपको दिख रहा है ये वर्ग, अगर इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर है तो वक्र पृष्ठ, टोटल वक्र पृष्ठी में कितना आ जाता है, 6 हो जाता है। वक्र पृष्ठ में 4 फलक होते हैं और टोटल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने आएंगे, 6। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता है, 6 ए स्क्वायर। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग चीजों को समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में। आगे आइए आयतन। अब इसका आयतन निकालना है, मान लीजिए घन है, ठीक है, एक घन है, इसका आयतन कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं घनाभ का क्षेत्रफल होता कितना है, एल बी एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। लेकिन ये सब किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो ए गुणे ए, क्योंकि लंबाई भी ए के बराबर है, चौड़ाई भी ए के बराबर है और ऊंचाई भी ए के बराबर ही है। तो इस सबको सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए का क्यू, यानी आयतन कितना हो गया, ए का क्यू हो गया। चलिए आगे देखते हैं विकर्ण। अब ये बताइए ये जो वर्ग, ये आपको घन जो दिख रहा है इसमें विकर्ण कैसे निकालेंगे, इसका विकर्ण होगा कितना। ठीक है, मतलब कहने का क्या मतलब है, अगर सवाल आ गया कि ये बताइए हमारे पास एक कोई घन है, उसमें सबसे लंबी छड़ रखने, कितने लंबी छड़ को रख सकते हैं, सबसे लंबी छड़ एक घन में कितने लंबा हो सकता है वो पूछा जाएगा। तो उसको कैसे निकालेंगे, आपको मैंने बताया था घनाभ जब पढ़ाया था, तो घनाभ में होता क्या है कि यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये तो मैंने आपको घनाभ पढ़ाते समय बताया था कि भाई विकर्ण कैसे निकलेगा, अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। अब ये बताइए जब सब ए के बराबर ही है, जब सब ए के बराबर ही, तो सबके जगह पे ए रख दो, तो कैसे आएगा, देखो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट नहीं भाई, एल भी ए के बराबर है, बी भी ए के बराबर है और एच भी ए के बराबर है। और इसको सॉल्व कर दोगे तो क्या आ जाएगा, करड़ी में 3 और कितना आएगा बताओ, करड़ी में 3 आ जाएगा और ए आ गया तुम्हारा आंसर। मतलब विकर्ण सबसे लंबा कितना, वो करड़ी में 3 इंटू ए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने घन के सारे कंसेप्ट समझ लिए होंगे और घन में कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। आपका एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आप लोग देखिए कितना होगा।
क्वेश्चन देख लीजिए, एक कोई घन है और उसका भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर है, तो बताइए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा। एक घन है, अगर उसका एक भुजा 6 है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा भाई, एक का निकाल लो, एक का क्षेत्रफल कितना आएगा 36, और 6 का निकाल लो यहाँ से गुणा करके, क्योंकि होता क्या है 6a² होता है, तो a की वैल्यू 6 है तो 6 का 36, और 6 फलक होते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में, तो 36 में 6 का गुणा करोगे 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं होना करना चाहिए। आशा करते हैं आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे। और चलिए, क्यूब मैंने अच्छे से आपको समझा दिया, एक कंसेप्ट क्लियर कर दिया, फिर भी कोई अगर आपको चाहिए कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक आप देख रहे हैं, शंकु होता कैसे है। पहले ये देखिए, आपके लिए मैंने कितना बेहतरीन चीज़ लेके आई खरीद के। अब आपको शंकु दिख रहा होगा, ऊपर एक शीर्ष होगा, नीचे एक वृत्ताकार चीज़ होगी, ठीक है, क्या होगी, वृत्ताकार चीज़ होगी, मतलब नीचे सर्किल एक होगा और ऊपर एक एकदम ऐसा देख रहे नोकीला सा निकला हुआ है। इसी तरीके इसमें देखिए, ऊपर एकदम नोकीला निकला हुआ है और नीचे कैसा है, सर्किल है, वृत्ताकार है। तो शंकु ऐसा ही होता है। देखिए इस तरीके एक और आपके लिए बनाया हूँ मेहनत करके बाद से। ऊपर क्या होगा, कोण होगा, मतलब ऊपर एक शीर्ष होगा और नीचे एक वृत्त की आकार की आकृति होगी। तो इसी तरीके से हम लोग समझेंगे इसी को, शंकु को, कि कैसे होता है एक्चुअली। देख लीजिए शंकु होता कैसे है, ऊपर एक शीर्ष होगा, टॉप होगा, और नीचे क्या होगा, एक सर्किल होगा। तो इस चीज़ को आप लोग कंसेप्ट रखिए। और देखिए इसकी जो ऊंचाई है टोटल, मतलब यहाँ से लेके एकदम सबसे नीचे तक लंबवत ऊंचाई जो होगी, इस गोले से जो लंबवत ऊंचाई होगी वो होगी h होगी। त्रिज्या, इस वृत्त की जो आपको त्रिज्या दिख रही है, ये जो सामने आपको एक त्रिज्या दिख रहा होगा ना एकदम वृत्ताकार, ये जो सामने जो वृत्ताकार दिख रहा है इसकी एक रेडियस होगी, त्रिज्या होगी, वो होगी r। और तिरछी ऊंचाई, साइलेंट ऊंचाई क्या होती है, तिरछी ऊंचाई क्या होती है, ये देखिए यहाँ से आप जाके जाएंगे ना एकदम कोने की तरफ, देखिए यहाँ से आप जैसे जैसे कर्व की तरफ बढ़ेंगे, कर्व की तरफ बढ़ेंगे तो क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है तिरछी ऊंचाई, ठीक है। इसी तरीके से होता है शंकु, पहले ऊंचाई, लंबवत ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई और आर। तो आशा करते हैं इस चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझेंगे तो एक बार और देख लीजिए। ये वृत्त होता है, रेडियस होता है, और ऊंचाई अंदर की तरफ, और ये साइलेंट ऊंचाई, तिरछा ऊंचाई होती है, ठीक है। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं और समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझने का वाले है पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, मतलब कर्व्ड सरफेस कितना होता है। तो देखो कर्व्ड सरफेस जब भी पूछे तो कर्व्ड सरफेस आपको कितना बताना है, जितना आपको कलरफुल आपको दिख रहा होगा, देखिए जितना आपको कलरफुल दिख रहा है ना, एक जितना आपको कलरफुल पिंक कलर में जितना कलरफुल दिख रहा है, इसी को ढक दो, कपड़ा उठाओ और इसी को ढक दो, ये दिखाई ना दे। और जब ढक दोगे ना, और जितने तुमको कपड़े की जरूरत पड़ेगी वही होगा इसका वक्र पृष्ठ, ठीक है। और वक्र पृष्ठ इसका कैसे निकालोगे, तो इसका थोड़ा सा अलग से निकलता है। तो इसका वक्र पृष्ठ आता है πr_l, πr_l, यानी शंकु का जब वक्र पृष्ठ हो जाता है πr_l, πr_l हो गया, कोई दिक्कत। एल कौन सा है, वो भी एल कौन सी है, एल ये आपकी साइलेंट है, जो यहाँ से लेके डायरेक्ट यहाँ तक चलती है, वही होती है इसकी एल। तो पाई आर रेडियस और एल, ये हो जाती है आपकी क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, अभी तक तुमने इसको केवल इसको ढका है, जो कलरफुल दिख रहा है, जो कलरफुल दिखा है केवल आपने उसी को ढका है। लेकिन कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होता है, ऐसा ढक दो, ऐसा ढको कि मतलब ये भी ना दिखे, मतलब ये सर्किल भी नहीं दिखना चाहिए, मतलब इसको तो ढकना ही ढकना है, साथ में इसको भी ढक दो। अब इसको ढकने के लिए क्या करोगे, सीधी सीधी बात है कि πr_l, भाई पहले कलरफुल वाला को तो ढकोगे ही ढकोगे, अब कलरफुल वाला को जब ढक लोगे तब किसको आओ ढकने, तब नीचे वाले क्या आओ। और नीचे वाला है कैसा, वृत्ताकार। यार ऐसा देखो, ऐसा ही तो है, अगर ऐसे देखोगे तो ऐसे वृत्ताकार ही तो दिख रहा होगा, वृत्ताकार दिख रहा है कि नहीं, अगर इधर से देखोगे तो वृत्ताकार ही तो दिख रहा है, पूरा सर्किल दिख रही है। तो अब ये बताओ इसकी परिधि की, सॉरी इसका क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, मतलब इसको ढकने के लिए एक वृत्त अगर आपको दे दें तो ये बताइए इसको ढकने के लिए आपको कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी, भाई इसके क्षेत्रफल के बराबर की, और इसके क्षेत्रफल के होता कितना है वृत्त का, πr², तो इसी को जोड़ दो, πr²। अब आ गया फार्मूला, अब इसी में से पाई ले लो कामन, πr कामन ले लिए तो l + r, और यही हो गया क्या, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ों को समझ पाएंगे और कंसेप्ट एकदम क्लियर हो रहेगा, कोई भी आपको डाउट नहीं रहने वाला है। उसके बाद से आयतन देख लो, आयतन कितना होता है। अब एक बात बताओ, मैं आपको बहुत बेहतरीन कंसेप्ट बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से चीज़ों को समझना। मान लो एक ये बेलन है, ठीक है, एक ये बेलन है,
अब इसी बेलन में इसी पे एक शंकु बना दो, ठीक है, इसी में एक शंकु बता दो। ये बताओ बेलन का क्षेत्रफल होता कितना है? बेलन का क्षेत्रफल मैंने पढ़ाया था पाई आर स्क्वायर एच, और इसको देखोगे ना तो 3 हिस्से में बटा है, 1 हिस्सा, 2 हिस्सा और 3 हिस्सा। इसको ध्यान से देखोगे ना तो ये 3 हिस्से में बट जाता है। और यदि आयतन जो होता है बेलन का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, और उसका 1/3 ये शंकु का होता है, तो इसी के लिए लिख देते हो इसको 1/3, इसीलिए आ जाता है इसका आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी बेलन का तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, लेकिन एक बेलन में 3 शंकु बनाया जा सकता है बराबर बराबर, तो उसी में से एक ही शंकु लिया जाता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख सकते हो। तो इसीलिए आता है, कहीं कहीं सवाल पूछा जाएगा कि बेलन का आयतन और शंकु के आयतन में संबंध क्या है, बेलन के आयतन और शंकु के आयतन में संबंध क्या है? तो 3 संबंध एक, ये आरआरबी एनटीपीसी में आया था, तो 3 संबंध 1 का अनुपात होता है। चूंकि बेलन 3 गुना होता है, शंकु 1 गुना होता है, आप यहाँ फार्मूला से भी देख सकते हैं, इसका पाई आर स्क्वायर एच होता है, और उसी में 3 शंकु बनाए जा सकते हैं, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आशा करते हैं कि इतना बेहतरीन कंसेप्ट आपने पहली बार देखा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करते रहिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करिए, इतना बस रूसा करिए, हमसे नाराज मत रहा करिए। चलिए अब हम तिरछी ऊंचाई निकालना बताएंगे कि आपको तिरछी ऊंचाई आती कैसी है। तो तिरछी ऊंचाई है क्या? तिरछी ऊंचाई यही तो है, तिरछी ऊंचाई यही तो है। तिरछी ऊंचाई क्या है? अगर ऐसा रख दोगे तो तिरछी ऊंचाई यही तो है, देखो यही तो है। अगर तिरछी ऊंचाई ये है तो एल हो गया। और ये बताओ यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये मान लेते हैं हम आधार हो गया, और ये मान लेते हैं लंब हो गया। चाहे ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो कर्ण को निकालो कैसे? एल बराबर करोगे क्या? अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है भाई, 90 डिग्री का कोण बन ही रहा है, तो मान ली इसको आधार मान लिया, इसको लंब मान गए, तो कर्ण हो गया, तो कर्ण हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो तिरछी ऊंचाई एल अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, तो तिरछी ऊंचाई आ जाती है। तो आशा करते हैं चीज़ों को आप लोग समझ रहे होंगे। एक आपको क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद से आप लोगों को शंकु छीनक बता दूंगा। थोड़ा सा शंकु छीनक के सवाल आते हैं, तो शंकु छीनक आपको पढ़ा देने वाला हूँ। शंकु छीनक होता क्या है ये बताइए। यही आपको जो शंकु दिख रही है, शंकु जो दिख रही है, इसमें इसका मान लीजिए शंकु की ऊंचाई दे रखा हो, ऊंचाई दे रखा हो 3 सेंटीमीटर, और रेडियस दे रखा हो 4 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आप लोग मुझे बता सकते हैं, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा इसका? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा कितना? तो देखो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला होता क्या? पाई आर एल। तो ये देखो पाई का यहाँ रहने देते हैं, आर की रेडियस कितने है? 4। अब यल तो हमको ज्ञात है नहीं, तो यल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? एच बराबर कितना है? 3, और आर बराबर है कितना? 4। तो ये 3 है और ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 5, यानी 5 चौको 20 पाई। ट्रिपलेट होता है ना, ट्रिपलेट भी मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। तो ये 3 है और ये 4 है, तो कितना हो जाएगा? 5। एक्चुअली होता कैसे? ऐसे नहीं तो निकलता है। एल बराबर अंडर रूट 3 तरीका के 9 प्लस 4 चौको 16, 16 और 9 25, अंडर रूट में बाहर आ जाएगा क्या? 5। तो इसी 5 को मैंने यहाँ रख लिया था, तो आ जाएगा 20 पाई। तो आशा करते हैं चीज़ों को आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसका? शंकु छीनक का जो सबसे ज़्यादा एक तरीके से अगर सवाल आएगा तो शंकु छीनक आयतन से आता है, और बाकी और चीज़ों से नहीं आता है। शंकु छीनक आयतन से आता है। और शंकु छीनक बनाते कैसे? देखो ऐसे, 1 मिनट, थोड़ा सा सॉरी परेशानी हो गई होगी आप लोग का, आवाज़ थोड़ा तेज आया होगा, कोई बात नहीं, सॉरी। देखिए शंकु छीनक बनता कैसा है? अब मान लीजिए शंकु छीनक बनेगा कैसे? इसको हम यहीं से मिटा दिए, लीजिए। अब ये बन गया हमारा क्या? शंकु छीनक। अब इसी को हम लोग ऐसे कर दिए, लो। अब ये इसको हम बना दें, देखो अब इसको हम रख लेंगे बड़ा आर, ठीक है? थोड़ा बड़ा है तो बड़ा आर, ये छोटा है तो छोटा आर, कोई दिक्कत नहीं। ये 3 तो था नहीं। शंकु छीनक का मतलब समझ रहे हो ना? देखो ये है ना आपका शंकु, ये आपको शंकु दिख रहा है ना, इसी को यहीं से काट दो। अब काटो को मान लो, इसको लो काट दिया, लो अब इसको काट दिया। अब ये बताओ अगर शंकु छीनक ऐसा है, तो अब ऊपर से भी वृत्त आ गया, देख रहे हो? ऊपर से इधर से भी वृत्त आ गया और इधर से भी वृत्त आ गया, दोनों तरफ से वृत्त आ गया कि नहीं आ गया? भाई काट दोगे, जो नुकीला था काट दोगे, तो इधर से भी वृत्त और इधर से वृत्त, वही चीज है। ऊपर वाला आर आ गया, नीचे वाला भी बड़ा आर आ गया, ठीक है? और एच तो रहेगा ही भाई, इसकी कुछ तो ऊंचाई होगी ना, तो एच तो रहने ही दो।
तो इसका पूछे था आयतन बताओ, छिन्नक आयतन। ये सबसे ज़्यादा सवाल कभी कभी पूछ लिया जाता है जब किसी का मूड खराब रहता है ना, एग्जामिनर का अगर मूड खराब रहा तो यही सब पूछ लेता है, शंकु का आयतन बताओ, शंकु छिन्नक का आयतन, शंकु छिन्नक आयतन बताओ। तो देखिए जब भी शंकु छिन्नक आयतन पूछे ना तो करना क्या रहता है, वो ध्यान से 1/3, शंकु में तो 1/3 आता ही है, पाई लगा दो, 1/3 पाई आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, बड़े आर में से छोटे आर गुणा कर दो और इसी को एच लिख दो यहाँ पे, और यही चीज क्या आ गया, आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग शंकु छिन्नक भी एक बार और लीजिए। कैसे करना है कि शंकु छिन्नक आयतन होता क्या भाई, 1/3 पाई, ये तो भाई शंकु के फार्मूला में 1/3 आना ही आना है, तो 1/3 हो गया। और क्यों आना ये भी मैंने बता दिया भाई, सिलेंडर का 1/3 होता है तो इसीलिए 1/3 आता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर बड़े वाले का रेडियस प्लस छोटे वाले का रेडियस प्लस दोनों रेडियस का आपस में मल्टीप्लिकेशन कर दो और एच जो ऊंचाई है उससे गुणा कर दो, इस शंकु छिन्नक आता था। और एक तरीके से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है शंकु का आयतन और शंकु छिन्नक आयतन, इसको रट लीजिए चाहे जैसे भी हो, इसको समझ लीजिए, रटिए जो भी करिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एच, तो ये जो शंकु छिन्नक का आयतन। तो आशा करते हैं चीजों को आप लोग समझ गए होंगे। एक चीज और रट लीजिएगा जो भी बताया था कि बेलन का जो आयतन है, इसको रट लीजिए, सबसे ज्यादा बार पूछा गया, रटना क्या मैंने बताया था, शंकु का आयतन इंटू शंकु का आयतन, ये मैंने अभी पढ़ाया भी है। इसका जो अनुपात है 3:1, और सबसे ज्यादा बार यही पूछा जाता है। और यही जब गोले के साथ होता है तो अलग हो जाए, गोला का जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा, 3:2:1 हो जाता है, गोले का 2 हो जाता है, शंकु का 1 हो जाता है और बेलन का 3 हो जाता है। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में से। गोला के सवाल बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, ठीक है, तो इसको अच्छे से हम लोग समझ लेंगे, जैसे सारी पिछली वीडियो को हम लोग समझेंगे उसी को आज भी उसी तरीके से समझने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। वीडियो को शुरू करते समय देखिए गोला एवं अर्धगोला को पढ़ेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले मैंने गोला को पढ़ाने वाला, तो ये आपको दिख रहा होगा, गोला दिख रहा होगा, ठीक है, ये हालांकि आपको वृत्त ही दिख रहा होगा लेकिन ये गोले की आकृति है। तो अब इसका पूछेंगे कि क्षेत्रफल बताओ, पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना पता। देखिए गोला जो है वो चारों तरफ से तो गोल ही रहेगा, चारों तरफ से क्या रहेगा, गोल रहेगा, चाहे इधर भी घुमाओगे उधर ही तुमको दिखेगा। उसको ढकना है तो चारों तरफ से तुमको ढकना ही ढकना है, समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि तुम छोड़ सकते हो, कहीं से भी ढकोगे, अब ऐसा नहीं तो इधर ढक दोगे भाई, किसी तरीके ढकोगे, किसी तरीके से उसको ढकना है, तो जब ढकोगे तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो दोनों इक्वल आता है गोले के लिए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आता है 4πr का स्क्वायर, क्योंकि इसको चारों तरफ से ढकना ही ढकना है भाई, तो इसीलिए क्या होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr का स्क्वायर। इसीलिए देखिए वृत्त का आपको दिख रहा 4π स्क्वायर, चारों तरफ से ढकना है तो कितना का 4πr स्क्वायर। आयतन कितना होता है, आयतन के लिए देख लो 4/3 πr का क्यूब, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मान लो रेडियस r है तो 4/3 πr का क्यूब। देखिए गोले में बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है, दिक्कत कहाँ आती है, अर्धगोले वगैरह में आती है, गोला में ज़्यादा दिक्कत नहीं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr स्क्वायर, आयतन 4/3 πr का क्यूब। इसमें तो कुछ समझाने वाला कंसेप्ट है भी नहीं, तो आशा करता है आप चीज़ों को समझ गए होंगे। पिघलाने वाले क्वेश्चन में कंसेप्ट समझने वाली है। तो इसको देखो, इस सवाल कैसे आता है क्या कि कोई एक बेलन है और बेलन को पिघला के शंकु को बनाया गया है, सॉरी बेलन को पिघला के गोले को बनाया गया है। तो ये बताइए एक बेलन में कितने अर्धगोले बन सकते हैं या गोले बन सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, जो तुमको दिया रहे ना बेलन, तो बेलन का यहाँ पे क्षेत्रफल लिख लेना πr² h, अब उससे पूछना कि ये बताओ तुम मुझे कितना गोला बना के दे रहे हो, तो जितना भी गोला बना के देख रहे हो वहां पे इसको n लिख देना और गोले का आयतन लिख देना 4/3 πr का क्यूब। बस इसी को सॉल्व कर दोगे ना तो तुम्हारे सारे सवाल हो जाएंगे पिघलाने वाले। चाहे अच्छा कभी कभी उल्टा भी पूछ लेता है कि 10 गोले को पिघलाए हैं और एक बेलन बनाए हैं, इस तरीके भी सवाल आते हैं। तो दोनों तरीके से रिवर्स भी आ सकता है, इधर से भी जा सकता है, तो कुछ समझ लेना, बस फार्मूले में रख देना, सेट कर देना, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, दिक्कत नहीं आएगी भाई। अगर इधर का इधर जाए और इधर का इधर आए तो मुझे नहीं लगता आपको चीज़ों को समझ में दिक्कत है कि भाई एक बेलन से कई गोले बनाए गए हैं या कई गोले से एक बेलन बनाया गया है। तो आशा करते हैं चीज़ों को समझ के इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो हो गया कि पिलाने वाले सवाल। अब हम लोग अर्धगोले की थोड़ा सा बात करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग चीज़ों को इसको समझ रहे होंगे और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब थोड़ा सा अर्धगोला आपके लिए समझने में थोड़ा सा टफ पड़ेगा, क्योंकि आप अर्धगोले को विजुअलाइजेशन नहीं कर पाएंगे, इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे। अर्धगोला हम बना दे रहे हैं आपको, रुक जाइए थोड़ा सा वेट करिए।
लीजिए ये बन गया आपका अर्धगोला। ठीक है, ये क्या है आपका अर्धगोला, और यहाँ से लेके यहाँ तक का रेडियस क्या है आर है। ठीक है, तो अब पूछता है कि ये बताइए, अब मान लीजिए यही है आपको, यही है आपका अर्धगोला। ठीक है, जो आपको दिख रहा होगा यही क्या है आपका अर्धगोला है। ऊपर से भी खाली है और इधर से भी आपको ये दिख ही रहा होगा। सेम चीज़ इमेजिनरी आप जैसा कर सकते हैं, ऐसे ऊपर से रख देते तो पूर्ण रूप से गोला बन जाता। तो ये बताइए इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये बताओ अगर इसका तुम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे, अगर टोटल अगर रहता, टोटल मान लो एक पूरा गोला रहता तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आता, मान का लो एक्चुअल होता ही है, अगर पूरा एक वृत्त होता, पूरा एक गोला ही होता तो उसका 4πr² आता पृष्ठीय क्षेत्रफल। लेकिन ये तो उसका बिल्कुल आधा कर दिया गया, काट दिया गया। और जब इसको काट दिए गए हो तो क्या कर दो, इसका 2 से भाग कर दो, लो 2πr² आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो 2πr² होता है। आइए तो समझ गए क्यों होता है भाई, इसको काट दो आधा। उसके बाद कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकाले भाई, पहले पूरा था तो उसको काट दिए तो स्वाभाविक सी बात से इतना तो ढका रह जाएगा, लेकिन जब काटोगे तो ये वाला हिस्सा खाली हो जाएगा। अब इसको ढकने के लिए तुमको कपड़ा चाहिए। अब इसको ढकने के लिए कपड़ा कैसे चाहिए भाई, देख रहे हो वृत्त का आकार का दिख रहा है, और वृत्त के आकार का दिख रहा है तो इस वृत्त का क्षेत्रफल लगा दो। तो देखो इस पहले कितना होगा, 2πr² तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि भाई इसको तो ढकेगा ही, ढकोगे आधा तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको भी टूक में ढक देना है तो ढक दो वृत्त का क्षेत्रफल। अब तो ऐसा हो गया ना, अब वृत्त बन गया तो वृत्त का क्षेत्रफल इसमें जोड़ दो तो πr² साल कर दो तो 3πr²। तो यही लोग भूल जाते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² कैसे आता है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² कैसे आता है। लेकिन आशा करते हैं आज को समझाने के बाद से आप ये सब चीज़ नहीं भूलने वाले हैं कि 2πr² कैसे आता है, 3πr² कैसे आता है, सारी चीज़ आपकी कंसेप्ट क्लियर हो गई। अब आयतन इसका देख लेते हैं, अर्धगोले का आयतन कितना होता है। ये बताओ जो पूरा एक गोला था, पूरा एक गोला था, बड़ा वाला गोला था, जो मैंने गोले का आयतन आपको पढ़ाया था, बोला मतलब ये चारों तरफ ऊपर से भी ढका था, मतलब समझ रहे हो गोला पूरा कंप्लीट गोला। तो कंप्लीट गोले का क्षेत्रफल मैंने अभी कितना आपको बताया, 4/3 πr²। जब पूरा एक गोला था तो 4/3 πr³ था। अब तो आधा हो गया, आधा हो गया तो गोले का आयतन क्या हो गया, कम हो गया, आधा हो गया। तो इसको आधा से क्या कर दो, भाग कर दो 2 से, तो 2 से 2 कट जाएगा, ये कितना आ जाता है 2/3 πr²। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को चीज़ों को समझ पाए होंगे। पूरी जो मैंने 3D मेंसुरेशन में आपको 3D पढ़ाया सारी चीज़ आपको समझ गए होंगे। लेकिन एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछ रहा है वो मैं आपको बता देने वाला हूँ कि तीनों का संबंध क्या होता है, गोले का, शंकु का और बेलन का, इन तीनों का संबंध पूछा जाता है और ये लोग जनरली लोग नहीं बता पाते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं कि देखिए बेलन का आयतन, इसको लिख लीजिए कहीं पे, बेलन का आयतन संबंध में गोले का आयतन, गोला का आयतन, उसके बाद शंकु का आयतन। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा सवाल पता है। तो बेलन का आयतन 3 संबंध, गोले का आयतन 2 संबंध 1। एक्चुअली होता क्या है कि मान लो ये कोई बेलन है ना, तो एक बेलन में देखिए इसी तरीके से देखा जाता है, एक बेलन में देख रहे हैं आप, इस तरीके से समझ, इसी के जब इसी में बनाएंगे शंकु का ना, और इसी में बनाएंगे गोले का, तो इस तरीके से देखेंगे 3 संबंध 2 संबंध 1 का अनुपात आ जाएगा। मतलब कि बेलन का आयतन 3 गुना आता है शंकु का आयतन के, और गोले का आयतन 2 गुना आता है, और इनका संबंध रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग रट लीजिएगा, चीज़ों को समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से संबंध उसके निकलते हैं। मतलब एक जो बेलन है उसमें से 3 शंकु बना सकते हैं, 2 गोला बना सकते हैं। ठीक है, तो इसी का ये अनुपात दिया है, 1 संबंध 2 संबंध। इसको रट लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से कि भाई एक बेलन में 3 शंकु बना सकते हैं, 2 गोला बना सकते हैं। तो बेलन का आयतन, गोले का आयतन, शंकु का, बहुत ज़्यादा बार सवाल रिपीट किया, इसलिए बार बार इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ। 3 संबंध 2 संबंध 1। तो चलिए सारे 3D मेंसुरेशन आपको अच्छे से खत्म कर दिया है।
अब इसके सबकी कंप्लाइंट वीडियो एक ही में मिल जाएगी। और देखिए चीज़, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और अगला टॉपिक आप किस पे चाहते हैं इसका वीडियो में कमेंट कर दीजिए कि कौन सी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि इस वीडियो बनाया जाए, तो कमेंट जरूर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए।